सभी दोस्तों को नमस्कार है। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम युग पुरुष हिंदी सेवी अरविंद कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, अरविंद कुमार जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी शख्सियत, उनके कृतित्व और उनकी उपलब्धियां हमारे साथ हैं और उनकी सारी उपलब्धियां हमारे लिए एक बड़ी धरोहर के समान है। लेकिन आज जबकि अरविंद कुमार जी नहीं है, तो हमें उन्हें किस रूप में श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनकी उपलब्धियों से कैसी सीख हासिल करनी चाहिए, यह एक बड़ा सवाल है और हमारी जैसी पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक बड़ा सबक भी है। अरविंद कुमार जी माधुरी के संपादक थे, या सभी जानते हैं। अरविंद कुमार जी एक बहुत बड़े कोशकार थे, यह भी हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अरविंद कुमार जी के शख्सियत के कई रंग हैं, कई पहलू हैं। उन रंगों और पहलुओं को लेकर आज हम एक खास परिचर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हिंदी के कई बड़े विद्वान, सिने इतिहासकार, फिल्म समीक्षक, पत्रकार, लेखक, फिल्म मेकर आदि भाग ले रहे हैं। इन सभी विद्वानों को आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एक बात कहने की ज़रूरत है कि अरविंद कुमार जी की जो उपलब्धियां हैं, क्या वे उपलब्धियां केवल पुस्तकालय में रखने लायक ही हैं, या उन्हें अध्ययन अध्यापन में शामिल करने की ज़रूरत है, नई पीढ़ी के सामने लाने की दरकार है और आने वाली पीढ़ी के लिए उसे एक दस्तावेज की तरह सहेज कर रखने की ज़रूरत है। यह एक अहम सवाल है और इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। तो अरविंद कुमार जी पर परिचर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे हमारी एक गुजारिश और है कि अगर आप लोगों ने अब तक पिक्चर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में यह भी हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर ये हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो सिनेमा, साहित्य, कला, संस्कृति के जो क्रिएटिव लोग हैं आज के, उन तक इस वीडियो को जरूर सजेस्ट भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अरविंद कुमार जी की शख्सियत और उनकी उपलब्धियों पर केंद्रित एक खास परिचर्चा। लेकिन उससे पहले अरविंद कुमार जी के जीवन पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद परिचर्चा शुरू हो जाएगी। आप सब लोग वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए पिक्चर प्लस। अरविंद कुमार का जन्म 17 जनवरी 1930 को मेरठ में हुआ। बतौर संपादक उनकी शख्सियत पूरे एक युग को प्रभावित करती है। मेरठ में जीवन के शुरुआती 15 साल गुजारने के बाद साल 1945 में आज़ादी से पहले उनका परिवार दिल्ली आ गया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने दिल्ली प्रेस के छापे खाने में नौकरी शुरू की। यहाँ उन्होंने करीब 10 साल तक प्रूफ रीडर और उप संपादक के रूप में अपनी सेवा दी। उनके ईमानदार परिश्रम को देखकर दिल्ली प्रेस के मालिक संपादक ने उन्हें कार्यकारी संपादक बना दिया। यहाँ सन 1963 तक रहे और इसी साल वो टाइम्स घराने की पत्रिका माधुरी के संपादक बन गए। साल 1964 गणतंत्र दिवस पर पहले सुचित्रा नाम से शुरू हुई माधुरी अपनी प्रकृति से मूलतः फिल्म पत्रिका थी, लेकिन अरविंद कुमार ने अपने कौशल और विजन से इसे आम परिवार से लेकर बौद्धिक साहित्यिक जमात तक पहुंचा दिया।
कोई फिल्म की पत्रिका बुद्धिजीवियों और फिल्म मेकर्स के बीच भी अपनी मौलिक और प्रतिष्ठित पहचान बना सकती है, इसे अरविंद कुमार ने साबित कर दिखाया। मुंबई में करीब 14-15 साल स्वर्णिम संपादन काल व्यतीत करने के दौरान ही शब्द साधना को लेकर नई अवधारणाएं उनके भीतर करवट ले रही थी, और यही वजह थी कि उन्होंने माधुरी की दुनिया को अलविदा कहने की ठानी और फिर सन 1978 में दिल्ली आ गए। शब्द संपदा के लिए अनुसंधान कार्य में उनकी पत्नी कुसुम कुमार का बड़ा सक्रिय योगदान है। कई सालों के परिश्रम के बाद 2 खंडों में नेशनल बुक ट्रस्ट से समांतर कोश हिंदी थिसारस का प्रकाशन संभव हुआ। अरविंद कुमार के कृतित्व की तरह ही उनका व्यक्तित्व भी विशाल है। वो सबको प्रेरणा देने वाले, सहयोग करने वाले शख्स थे। निष्काम भावना से हर काम को अंजाम देते थे। कभी किसी पद या विशेष सम्मान के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त नहीं की। बस उनका मानना था, चाहे जो काम करो उसका मकसद साफ होना चाहिए, वह समाज के हित में होना चाहिए। वो अपनी रचनात्मकता और अनुसंधान में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्हें कभी यह मलाल नहीं रहा कि उन्हें कौन सा सम्मान मिला और कौन सा नहीं। फिर भी कुछ एक महत्वपूर्ण हिंदी सम्मान उन्हें जरूर मिले, लेकिन अरविंद कुमार जी वास्तव में अपने जीवन काल में पद्म सम्मान के भी वाजिब हकदार थे। हालांकि इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं रहा। वो अक्सर कहा करते थे, अगर मेरा काम किसी के काम आ सके वही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। 26 अप्रैल 2021 को युग पुरुष हिंदी सेवी अरविंद कुमार का दिल्ली में देहावसान हो गया। उनकी रचनाएं और शख्सियत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा जगाती रहेंगी, लेकिन अहम सवाल तो यह है कि उनके योगदान को सर्वसुलभ कैसे बनाया जाए। अरविंद कुमार जी से मेरे निजी संबंध कैसे रहे हैं, उनसे मेरी अपनी मुलाकातें कैसी रही है, उनसे क्या बातचीत होती रही है, मेरे पास उनके कैसे संस्मरण है और कैसी यादें हैं, मैंने उनसे क्या क्या सीखा है, यह सब कुछ माधुरी काल नामक पुस्तक में दर्ज है, और यह पुस्तक novel.com से प्रकाशित है। युग पुरुष हिंदी से भी अरविंद कुमार को सादर श्रद्धांजलि। देखते रहिए पिक्चर प्लस, जिंदगी का बायोस्कोप। अरविंद जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी 70 के दशक में, जब वो अपनी माधुरी के साथ शिखर पर छाए हुए थे। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उन्हें अरुण कौल के साथ मिला तो वो फिल्म फोरम की एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अरुण ने मुझे मिलाया कि ये शरद दत्त हैं, टेलीविज़न में प्रोड्यूसर हैं और यहाँ किसी शूटिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। अरविंद जी मुझे बड़े प्यार से मिले और अरुण ने उनको ये भी बताया कि मेरे अग्रज तुल्य सत्येंद्र शरद भी अरविंद जी को जानते हैं। ये सुनकर उन्हें और भी खुशी हुई और उनका मैं लगभग 5 दशकों तक स्नेह पात्र रहा। कोई इस बात की कल्पना में नहीं कर सकता कि जो आदमी बम्बई पहुंचता है टाइम्स ऑफ इंडिया के समूह की एक ऐसी हिंदी पत्रिका का संपादन करने जो फिल्म में जगत में तहलका मचा दे। अरविंद जी के सामने 3 लक्ष्य थे। एक तो ये कि उन्हें इस मित्र को तोड़ना है कि अंग्रेज़ी में ही फिल्म पत्रकारिता हो सकती है। दूसरे, वो गॉसिप और ग्लॉसी मैगज़ीन से हटकर एक से ऐसी पत्रिका लाना चाहते थे। और तीसरा, वो साहित्य के अनुरागी थे, इसलिए वो साहित्य और फिल्मों को भी जोड़ना चाहते थे। जब अरविंद जी बम्बई पहुँचे तो सिर्फ वो एक साध उनके मन में थी, शैलेंद्र से मिलना, क्योंकि वो शैलेंद्र के गीतों और कवि को इस कदर जानते थे और उनके मुरीद थे। उसमें और इजाफा कर दिया श्री रामविलास शर्मा के छोटे भाई मुंशी ने, जो उनके गीत इस कदर झूम कर गाते थे, उसी पकड़पन से जैसे शैलेंद्र खुद गाते थे।
शैलेंद्र से उनकी पहली मुलाकात मुनीश नारायण सक्सेना ने कराई थी उनके निवास स्थान पर। उसके बाद उन दोनों का साथ रहा जब तक शैलेंद्र ने आखिरी सांस नहीं ली। शैलेंद्र के मार्फत वो राज कपूर से मिले और राज कपूर ने भी उनको अपना स्नेह पात्र बना लिया। अरविंद जी इस बात का हमेशा मानते थे कि राज कपूर ने उनको बहुत कुछ फिल्मों के बारे में बताया कि सेट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, फिल्म की एडिटिंग कैसे होती है और फिल्म की गति को कैसे बढ़ाया जाता है गानों के ज़रिए। अरविंद जी ने साहित्य और फिल्मों को, सिनेमा को जोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े हिंदी के और उर्दू के साहित्यकारों को उससे जोड़ा। पहले ही अंक में कृष्ण चंद्र का लेख था, उसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत जुगताई के साथ साथ हिंदी के सबसे बड़े उपन्यासकार जैनेंद्र को भी उन्होंने माधुरी में छापा। फणीश्वर नाथ रेणु भी उनके लिए नियमित रूप से लिखते थे। तीसरी कसम के साथ साथ उनका स्नेह शैलेंद्र के प्रति और भी बढ़ गया था। ऐसे में अरविंद कुमार जी का जाना एक निजी क्षति से कम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी काम किया लाजवाब किया, चाहे वो माधुरी का संपादन हो या जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था हिंदी समांतर कोश। मेरी नज़र में वो एक युग पुरुष थे और ऐसे युग पुरुष का जाना मेरे लिए बहुत, मुझे लंबे अरसे तक विचलित रखेगा। मैं ऐसे युग पुरुष को अपना नमन कहता हूँ। सन 1963 में माधुरी के संपादक बनकर अरविंद कुमार मुंबई तो चले गए, लेकिन उससे पहले ना तो उन्हें वेतन आदि के बारे में बताया गया और ना ही उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा कि उनकी सैलरी क्या होगी। मुंबई जाने के बाद उन्हें वेतन आदि के बारे में जानकारी मिली। अरविंद जी मुझे बहुत मानते थे। 4-5 मुलाकातें हमारी हुई हैं, उनके घर पर भी और CSTS में भी, और जब भी गया कुसुम जी ने बहुत आवभगत की, बहुत प्यार से खिलाया पिलाया और बहुत सारा दिशा निर्देशन किया अरविंद जी ने मेरे शोध के सिलसिले में। जब मैं फिल्म पत्रकारिता पे काम कर रहा था, ख़ास तौर पर माधुरी पर काम कर रहा था। मैंने 1-2 लेख भी लिखे हैं अंग्रेज़ी और हिंदी में, इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन हर इंसान पढ़ता नहीं है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें मुख्तसर में दोहरा दूंगा उनसे। संजीव जी, आपने भी बहुत अच्छा माधुरी काल लिखकर बड़ा अच्छा काम किया कि आपने इतना तवील लंबा सा इंटरव्यू अरविंद जी का लिया है। वह एक दस्तावेज़ बन गया है, हमारे लिए दुर्लभ दस्तावेज़ बन गया है, क्योंकि माधुरी का अवदान फिल्म पत्रकारिता में, सिनेमा को लोगों के बीच ले जाने में अभूतपूर्व, ख़ास तौर पर हिंदी इलाके में ले जाने में अभूतपूर्व रहा है। तो पहले तो मैं उनके आखिरी और बहुत स्थायी योगदान की चर्चा करना चाहूँगा माधुरी से मुताल्लिक़। वो ये कि वो एक शिलालेख स्तंभ लिखते थे लगभग अपने संपादकत्व के आखिरी काल में, आखिरी अवधि में, जब विनोद जी संपादक हो चले थे। तो वो FTI जाते थे, वहाँ पर फिल्में देखते थे, शास्त्रीय और बड़ी फिल्में देखते थे, जैसे पाकीज़ा, आदमी, मुग़ल आज़म, साहिब बीवी ग़ुलाम, बहुत सारी फिल्में उन्होंने देखी और बड़े धैर्य के साथ वो फिल्में देखी। एक फ्रेम को देखा और उसके साउंड को, ध्वनि को, यानी डायलॉग्स को और म्यूज़िक को टेप किया उसी समय, और फिर वापस मुंबई आते थे और वहाँ पर उस सीन दर सीन को, फ्रेम दर फ्रेम को, हर्फ दर हर्फ कागज़ पर उतारते थे। और वो एक अद्भुत दस्तावेज़ हमारे लिए बन चुका है फिल्मों का, क्योंकि पन्ने से पर्दे की यात्रा तो हम जानते ही हैं कि हमारा सिनेमा बहुत साहित्यिक सिनेमा है और बहुत सारे अडेप्टेशंस हुए हैं, लेकिन वापस पर्दे से पन्ने तक की यात्रा इस तरह से, इस तफसील में ब्यौरेवार ढंग से अरविंद जी ने जो कराई अपने पाठकों को,
वह अपने आप में एक नई विधा थी और उसका आकलन होना चाहिए, उसका एक जगह संकलन भी होना चाहिए। उनकी किताब शब्दवेद में एक ही ऐसा नमूना है, लेकिन माधुरी के पन्नों में जाहिर है कि वो सारी शिलालेख के सारे स्तंभ मौजूद हैं और उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी बात माधुरी के बारे में, जैसे कि मैंने लिखा है कि माधुरी जिस समय मध्यवर्गीय समाज में, हिंदी समाज में सिनेमा को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था, उस समय एक फिल्मी पत्रिका अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है कि शमा और सुषमा दोनों ही पत्रिकाएं बहुत मशहूर थीं, दिल्ली की ही पत्रिकाएं थी। दहलवी ख़ानदान उनको निकाल रहा था उन पत्रिकाओं को, लेकिन हिंदी की पत्रिका इसको आप कह सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने इनको आमंत्रित किया था फिल्म फेयर हिंदी में निकालने के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी इयत्ता दी माधुरी को, जो कि सिर्फ फिल्म फेयर का अनुवाद नहीं माधुरी थी, बल्कि इसकी अपनी सत्ता बन गई, अपनी पहचान बन गई, अपनी अस्मिता बन गई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि अरविंद जी ने महसूस किया कि हिंदी समाज की संवेदना क्या है, वह किन चीज़ों की चाशनी में सिनेमा को ग्रहण करेगा। साहित्य पहली वो चाशनी थी जिसमें कि उन्होंने सिनेमा को लपेट करके पेश किया। दूसरा, उन्होंने देखा कि अलग अलग सिनेमा में अलग अलग हल्के, अलग अलग इलाके के लोग सक्रिय हैं। जैसे सिनेमा बनाने वाले, जैसे पूंजी लगाने वाले, जैसे क्षेत्रीय सिनेमा वाले, जैसे अंग्रेज़ी सिनेमा वाले, जैसे हॉलीवुड वाले, जैसे कि एक्टर, जैसे कि एक्टिंग को पढ़ाने वाले, सिनेमा को पढ़ाने वाले, और दर्शक, और सिनेमा पर लिखने वाले, उसकी आलोचना करने वाले, ये तमाम अलग अलग तरह के तबके थे जिनका कुछ न कुछ ताल्लुक़ तो सिनेमा से था, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए, उनके बीच में पुल कैसे बनाया जाए, इन विभिन्न वर्गों के बीच में एक पाठकीय पुल का सृजन कैसे किया जाए, ये मेरे ख्याल से अरविंद जी ने सोचा और उसको कार्यान्वित किया। जब उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा और राष्ट्रीय सिनेमा, कला सिनेमा, व्यावसायिक सिनेमा, विदेशी सिनेमा, देशी सिनेमा, यथार्थवादी सिनेमा और कॉमर्शियल सिनेमा के बीच में, साहित्यिक और लोकप्रिय साहित्य के बीच में, या लोकप्रिय सिनेमा और लोकप्रिय साहित्य के बीच में जिस तरह के पुल बनाए, पंत को कहा लिखने के लिए, बच्चन को कहा लिखने के लिए, दिनकर को कहा लिखने के लिए, दुष्यंत कुमार को लिखने के लिए कहा, और बहुत सारे, राममूर्ति त्रिपाठी, बहुत सारे लोग लिख रहे थे। किशोर साहू जैसे लोग जो कि कहानियाँ भी लिखते थे, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा, अपनी जीवनी लिखी। केन सिंह ने लिखा, बिमल दा पे लिखवाया गया, उनकी जीवनी लिखवाई गई माधुरी के पन्नों में, और विलन पे लिखाया गया, हास्य अभिनेताओं पे लिखाया गया, हाशिए के किरदारों पे लिखवाया गया, ऐसे लोगों पर लिखवाया गया जो अभी FTII से निकल ही रहे थे, फ्रेश टैलेंट थे, जिनसे अरविंद जी को बहुत आशाएं थी, क्योंकि वो सिनेमा को भी सुधारना चाहते थे। सिनेमा जैसा है उसको वैसे ही नहीं रहने देना चाहते थे, उसमें बहुत कुछ सुधार करना चाहते थे। अरविंद जी ने भी ये भी देखा कि संगीत बहुत प्रिय है। सिनेमा, हिंदुस्तानी सिनेमा दक्षिण एशियाई सिनेमा की खासियत है, संगीत के बिना आप सिनेमा की कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ पे लोकप्रिय सिनेमा की कल्पना नहीं कर सकते। तो संगीत को कई पन्ने उन्होंने दिए, स्वरलिपियाँ दी कि ऐसी लड़कियाँ जो गाने सीख करके अपने प्रोस्पेक्टिव इन लॉज को इम्प्रेस करना चाहते थे, यानी उनकी शादी की राह आसान हो सकती थी, तो उसके लिए स्वरलिपियाँ भी दी गई जो लोग फिल्मी संगीत सीखना चाहते थे। यानी ये भी एक इंडिकेटर है, मार्कर है कि सिनेमा अब थोड़ा ज़्यादा आदर पा रहा था हमारे समाज में। सबसे बड़ी बात अरविंद जी ने जो की माधुरी के पन्नों में, वो ये कि लोगों को इन्वॉल्व किया, जिसको आज हम क्राउड सोर्सिंग कहते हैं। लोगों से लिखवाया, चाहे वह पढ़ाने वाले हों छोटे छोटे कॉलेजेस में, छोटे छोटे विश्वविद्यालयों में, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी हों, उनसे लिखवाया। सिनेमा कैसा होना चाहिए इस पर लिखवाया, और उन्होंने उनसे यही लिखवाया कि सिनेमा
देखने का जो तजुर्बा है वो कैसा है, क्या लोग वहाँ साफ़ सफाई होती है सिनेमा हॉल में, कहीं वहाँ पे टिकट तो ब्लैक नहीं होते हैं, कहीं वहाँ पे गुंडागर्दी तो नहीं होती है, क्या वो माहौल महिलाओं के लिए सही है, औरतों के लिए सही है, लड़कियों के लिए सही है, सिनेमा देखने का दिखाने का माहौल, क्या सारी सुविधाएं जिसका हकदार सिने प्रेमी है उसको सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इस तरह के कई ज़बरदस्त सर्वेज़ उन्होंने किए अरविंद जी ने, और वो भी एक दस्तावेज़ है सिनेमा के इतिहास का जिसमें कि लोग और सिनेमा बतौर संस्था साथ आते हैं। एक आखिरी बात जो कि सिनेमा से ताल्लुक़ नहीं रखती है और ये उनका बड़ा अवदान, स्थायी अवदान है, और निजी तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिसके लिए अरविंद जी का, और रहूँगा और सब रहेंगे, जो संपादन करते हैं, जो लेखन करते हैं, जो डिक्शनरियों की शरण में जाते हैं दैनंदिन तौर पर सीखने के लिए और काम करने के लिए। तो उन्होंने जो कोश का इतना बड़ा काम किया, अंग्रेज़ी हिंदी के कोश और समांतर शब्द जो कि उन्हीं का दिया हुआ है, समांतर कोश बनाया, थिसॉरस बनाया, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी सुविधा होती है एक शब्द की पूंछ पकड़कर दूसरे उस सही शब्द तक पहुंचने की में जो हम खोज रहे होते हैं। तो समांतर कोश उन्होंने एक अपने ज़िंदगी के आखिरी मरहलों में एक शब्द वेदी यज्ञ ही एक तरह से किया, डिक्शनरी के माध्यम से एक अप्रतिम कोशकार के रूप में उभरते हैं अरविंद जी। और इस यज्ञ को, इस अथक परिश्रम को जो उन्होंने किया हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, हम शुक्रगुज़ार बस हो सकते हैं। एक बार फिर अफसोस ये रहा कि मैं मिल नहीं पाया, अरविंद जी से मिलना चाहता था आखिर के दिनों में, लेकिन वो साथ रह ही गई। लेकिन अपने लेखन में, अपने शब्दों में, अपनी डिक्शनरियों में अरविंद जी मेरे लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, मेरे करीब रहेंगे, मुझ पर आशीर्वाद देते रहेंगे। अरविंद कुमार के मुताबिक माधुरी के संपादक बनने से पहले तक वो राज कपूर, दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अलावा शायद ही किसी और फिल्म स्टार को पहचानते थे। उनके मुताबिक टाइम्स मैनेजमेंट को ऐसा संपादक चाहिए था जो पत्रकारिता में तो दक्ष हो, लेकिन फिल्म पत्रकारिता के पूर्वाग्रह से मुक्त हो। उस कसौटी पर वो खरे उतरे। माधुरी फिल्म पत्रकारिता की सिरमौर पत्रिका रही है। इससे पहले जब माधुरी आरंभ हुई, माधुरी 1964 में आरंभ हुई, तो 1964 से पहले हिंदी फिल्म पत्रकारिता दरियागंज तक महदूद थी। माधुरी जब 1964 में आरंभ हुई तब अंग्रेजी में मुंबई से ही फिल्म फेयर और स्टार एंड स्टाइल पत्रिकाएं निकल रही थी, और यह एक अजीब बात हुई कि माधुरी ने इन पत्रिकाओं को कड़ा मुकाबला दिया। और यह भी बहुत अजीब बात हुई कि माधुरी पत्रिका ने हिंदी के मध्यवर्गीय पाठक के घर में स्थान बनाया। अखबार के हॉकर साहब को यह कहा गया कि वे धर्मयुग के साथ साथ माधुरी पत्रिका भी दें। माधुरी और धर्मयुग दोनों ही एक ही स्थान से निकलती थी, और दोनों का महत्व इसीलिए है कि दोनों के साथ बहुत अच्छे संपादक जुड़े थे। धर्मवीर भारती के बिना धर्मयुग की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार माधुरी भी अरविंद कुमार की पत्रिका थी। अरविंद कुमार के संपादक होने के कारण ही माधुरी इतनी अच्छी पत्रिका बन सकी। उस समय हिंदी सिनेमा भी नई करवट ले रहा था। 1966 में तीसरी कसम फिल्म रिलीज हुई, और तीसरी कसम की कहानियां उससे पहले ही हवा में थीं। उसके बाद भुवन शोम के बारे में बहुत बात हुई, और NFDC ने भी ऋण देना आरंभ किया।
इस सब में माधुरी का बहुत योगदान रहा। अरविंद कुमार ने हमेशा ये ध्यान रखा कि माधुरी में कभी भी कोई गॉसिप नहीं छपेगी, क्योंकि एक स्तर पर आकर फिल्म पत्रकारिता गॉसिप का पर्याय बन जाती है, जो कि आज भी है। और ये यूट्यूब वगैरह के ज़माने में तो ये पूर्णतया गॉसिप ही बन गई है। कुछ ही हिंदी के फिल्म पत्रकार हैं जैसे अजय ब्रह्मात्मज जो प्रामाणिक कहे जा सकते हैं, अन्यथा हिंदी फिल्म पत्रकारिता के नाम पर गॉसिप ही परोसी जाती रही है। इस सारी स्थिति से माधुरी ने हिंदी फिल्म पत्रकारिता को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, जिसमें वह सफल भी रही। फिर भी हिंदी फिल्मों में मुंबई की हिंदी फिल्म और हिंदी के उत्तर भारतीय पाठक या हिंदी पट्टी के बीच बहुत बड़ी दूरी रही है। वह दूरी न केवल भौगोलिक है बल्कि मानसिक भी है। इसीलिए हिंदी सिनेमा कभी भी हिंदी पट्टी से नहीं जुड़ पाया। कुछ उदारवादी वगैरह ये कहते रहे हैं कि भारत में हिंदी को फैलाने में हिंदी सिनेमा का बहुत योगदान है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हिंदी सिनेमा ने हिंदी भाषा का अहित किया है। क्योंकि जो हिंदी सिनेमा की गरिमा थी वह हिंदी भाषा के साथ जुड़ गई, और हिंदी सिनेमा कभी भी भारतीयों के लिए, बंगाली भाषियों के लिए, दक्षिण भारतीय लोगों के लिए या किसी के लिए भी कोई गरिमा का विषय कभी नहीं रहा। इसलिए हिंदी सिनेमा से मुंबईया हिंदी सिनेमा से हिंदी भाषा को जोड़ने का कोई मतलब भी नहीं रहा, और मुंबई का हिंदी सिनेमा हमेशा ही अंग्रेजी पत्रकारिता द्वारा पोषित पल्लवित होता रहा। इसमें माधुरी के जो 22 साल हैं उन्हें अपवाद ही माना जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माधुरी के उन 22 वर्षों के अंकों का गहन अध्ययन हो, क्योंकि वे फिल्म पत्रकारिता के विकास के लिए आवश्यक हैं। मुझे याद है कि 1980 के आरंभ में जब श्याम बेनेगल तो 1973 से फिल्म बना रहे थे, अंकुर उनकी पहली फिल्म आई थी, और 1984 में कलयुग आते आते वे बहुत प्रतिष्ठित हो चुके थे। उसी समय गोविंद निहलानी ने अपनी फिल्में बनाई, और गोविंद निहलानी ने मुंबई के जो प्रामाणिक बुद्धिजीवी थे, मुंबई का जो पूरा नाट्य क्षेत्र था, उसे अपने साथ जोड़ा, और इस प्रकार उनकी प्रारंभिक फिल्में अर्धसत्य, आघात, आदि बहुत प्रामाणिक बन गई, और उन सब फिल्मों का जिक्र खासतौर पर माधुरी में बहुत विस्तार से हुआ। आक्रोश फिल्म की माधुरी के कई अंकों में चर्चा होती रही, क्योंकि आक्रोश पर यह आरोप लगा कि वह मुंबईया एलीट वर्ग जो है उसके विचारों को पोषित करती है, और आदिवासी लोगों को मुंबई एलीट दृष्टि से देखती है, और उसमें ओमपुरी और स्मिता पाटिल के कुछ दृश्यों को लेकर बहुत आपत्ति भी जताई गई। ऐसे समय में माधुरी ने आक्रोश फिल्म के गाने को पूर्ण प्रकाशित किया। छपने के बाद उस गाने का महत्व बहुत उभर कर आया। वह गाना माधुरी पुरंदरे के स्वर में था, और वह गाना बहुत बेहद बहुआयामी और बहुअर्थी था। इस प्रकार माधुरी ने अनेक गानों का विश्लेषण भी आरंभ किया, तथा एक ये बहस भी उठाई कि हिंदी
फिल्मों की नामावली हिंदी में होनी चाहिए, जो वास्तव में कभी हो नहीं सकी। उसके अनेक दूसरे कारण भी हैं। धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता चला गया और हमारी हिंदी फिल्म पत्रकारिता अभी भी विकसित नहीं हो पाई है। अगर हमें अपनी हिंदी फिल्म पत्रकारिता को विकसित करना है तो हमें माधुरी को अपना आदर्श मानना होगा और माधुरी जैसी पत्रकारिता को अपनाना होगा और माधुरी के सभी अंकों को की प्रतियां बनाकर जेरोक्स और हमें प्रत्येक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखनी होंगी ताकि नई पीढ़ी उसका अध्ययन कर सके और हिंदी फिल्मों को सही परिप्रेक्ष्य में जान सके। अरविंद कुमार जिस अभिनेत्री के सबसे बड़े फैन थे वह थी मीना कुमारी। दिल्ली में सन 1953 में बिमल रॉय की फिल्म परिणीता देखने के बाद उन्होंने मीना कुमारी के नाम एक पोस्ट कार्ड लिखा था। करीब 10 साल बाद जब मुंबई पहुंचे तो पत्रिका के पहले अंक के कवर पर जिस अभिनेत्री की तस्वीर छापने की इच्छा जताई वह थी मीना कुमारी। हमारे बीच से अरविंद कुमार जी का जाना एक युग का अवसान। उनका काम मामूली नहीं, उनका काम मोहब्बत से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी सामान्य पत्रकारिता को छोड़कर सिनेमा की पत्रकारिता को चुना, जबकि सिनेमा की पत्रकारिता को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तब उन्होंने चुना। और उन्होंने जो माधुरी में कर दिखाया वो बड़े बड़े कर दिखाने में असमर्थ। चाहूँ तो कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी बहुत सारी रचनाएं छापी और मेरा उनसे बहुत संपर्क हुआ करता था और उसके बाद भी मेरा उनसे संपर्क जारी रहा। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि उनका काम सिनेमा से भी बढ़कर हिंदी की सेवा का है। उन्होंने जो हिंदी की डिक्शनरी तैयार की, जो पहला थिसारस बनाया और बाद में जो अरविंद वर्ल्ड पावर तैयार किया, वो मामूली नहीं और 21 उम्र में किया। आदरणीय डॉक्टर कुसुम कुमार जी को भी प्रणाम, जिन्होंने इतना उनका साथ दिया और हमेशा उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया। मैं ये नहीं कहता कि वो ईश्वर के चरणों में शरण पाएँ, मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर में बुद्धि होगी तो उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देगा। ये ईश्वर की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो हमेशा हम जैसे लाखों लाख लोगों के दिलों में हैं और रहेंगे और उन्हें कोई नहीं भुला सकता। उनके काम को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। माधुरी के संपादक बनने के बाद अरविंद कुमार ने अपने दफ्तर के सभी कर्मचारियों को एक खास संदेश दिया। किसी भी तरह की फिल्म प्रचार सामग्री से दूर रहें और किसी भी फिल्म कलाकार के प्रलोभन में न आए। उन्होंने माधुरी के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन के स्लोगन भी खुद ही लिखे। अरविंद कुमार जी पर सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? श्रद्धांजलि की औपचारिकताओं से बाहर निकले तो मुझे लगता है कि उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने की ज़रूरत है, उसको बचाए रखने की ज़रूरत है। खास करके फिल्म पत्रकारिता में उनका जो योगदान है उसे रेखांकित करने और उसे याद रखने की ज़रूरत है। इस दिशा में मेरे ख्याल से जो बेहतरीन काम हो सकता है वह यह है कि जो देश में तमाम मीडिया संस्थान हैं उनमें से किसी एक प्रतिष्ठित संस्थान में उनके नाम पर किसी पीठ की स्थापना की जाए, जहां से फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे शोधार्थियों को, प्रैक्टिशनर को, पत्रकारों को छात्रवृत्ति और शोधवृत्ति दी जाए। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पे वहाँ चर्चा हो और इस बात की कोशिश हो, ये देखा और समझा जाए कि माधुरी के जरिए उन्होंने किस तरह की पत्रकारिता स्थापित की। क्या आज के संदर्भ में हम उस तरह की पत्रकारिता को जीवित रख सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं? इस दिशा में अगर हम सोच सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस साल उनके जन्मदिन के मौके पर ही मैंने आग्रह किया था कि हमें
उन्हें पद्म सम्मान दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्हें जीवन काल में तो नहीं मिल सका, मरणोपरांत भी अगर भारत सरकार उन्हें इस सम्मान से सम्मानित करे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक पत्रकार का ही सम्मान नहीं होगा, बल्कि एक शब्द साधक का भी सम्मान होगा। उन्होंने जो समांतर कोश बनाए और उस तरीके से जो हिंदी की सेवा की है, उसको तो महत्व दिया ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अरविंद कुमार जी को हम हमेशा न सिर्फ याद रखें बल्कि उनका अनुकरण करें। साथ ही मेरा आग्रह होगा उन सभी संग्रहकर्ताओं से जिनके पास माधुरी के अंक हैं कि वे सब सामूहिक रूप से इसे ऑनलाइन करने का प्रयास करें। यह काम कोई भी मीडिया संस्था कर सकती है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है और यह कोई व्यावसायिक काम नहीं होगा। ये उन सभी पत्रकारों, फिल्म प्रेमियों और फिल्म शोधार्थियों के हित में होगा जो माधुरी के अंक देखना और पढ़ना चाहते हैं। सन 1978 में दिल्ली आने के बाद अरविंद कुमार समांतर कोश के काम में जुट गए थे, लेकिन एक आजीविका की भी दरकार थी। संयोगवश सर्वोत्तम रीडर डाइजेस्ट की तरफ से उन्हें हिंदी संस्करण के संपादक का ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि पत्रिका के पूर्व प्रकाशित 3 अंकों के स्तर को वो पहले देखेंगे। संतुष्ट होने पर ही उन्होंने संपादक बनना कबूल किया। आज अरविंद कुमार जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अरविंद कुमार जी हमारे दिलों से में हमेशा मौजूद रहेंगे। वो इस देश की आवाम की धड़कन थे। धड़कन अक्सर दिखाई नहीं देती, धड़कन को महसूस किया जा सकता है और हम जैसी जो हमारी जो पीढ़ी है, अरविंद कुमार जी को हम लोगों ने अपनी धड़कनों में महसूस किया है। एक कल्पना करिए, हमारे परिवार में, हमारे घरों में जब एक बुजुर्ग चला जाता है तो हम किस तरह से उसकी कमी महसूस करते हैं। हम ये पाते हैं कि परिवार का एक कोई कल्याण करने वाला, सबकी भलाई सोचने वाला एक इंसान हमारे बीच से चला गया है। अरविंद कुमार जी को मैं इसी श्रेणी में रखता हूं। अरविंद कुमार जी से मेरा संपर्क कुछ दशक पहले हुआ और उनके अंतिम समय तक रहा। मैंने बीते दिनों अपनी एक फिल्म बनाई थी जिसके लिए उनका एक साक्षात्कार रिकॉर्ड किया था। ये फिल्म भारत में आज़ादी के बाद 70 वर्ष तक जो काम हुआ है, 70 वर्ष पहले क्या स्थितियां थीं और आज क्या स्थितियां हैं, उन पर अरविंद कुमार जी के अपने संस्मरण मैंने रिकॉर्ड किए थे। और अफसोस की बात की ये फिल्म अरविंद कुमार जी खुद नहीं देख पाए। इसमें अरविंद कुमार जी एक ऐसे सफ़र के साक्षी थे जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारत का सफ़र और अपना सफ़र, दोनों की जो यात्रा है वो एक साथ मिलाकर देखी थी। तो जब मैं उनसे बात करता था तो ऐसे लगता था कि उनके मुंह से सीधे भारत की कहानी सुन रहे हैं, भारत के विकास की कहानी सुन रहे हैं। तो एक तरह से एक दृष्टिकोण अरविंद कुमार जी को याद करने का ये हो सकता है। दूसरा नज़रिया ये है कि अरविंद जी ही नहीं, जब मित्रों हमारे देश से ऐसे पूर्वज, हमारे ऐसे पुरखे चले जाते हैं तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि अरविंद जी तो अपने आप में एक चलता फिरता संस्थान थे, लेकिन जब कोई ऐसा पूर्वज जाता है तो अपने साथ एक विराट पुस्तकालय भी ले जाता है। भारतीय प्रणाली में, भारतीय समाज में मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद को कोसने की भी स्थिति बनती है। हम कुछ ऐसे कृतज्ञ लोग हैं जो इन पुस्तकालयों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और जब वो चले जाते हैं हमारे बीच से तो कुछ दिन हम रोना धोना करते हैं, हम उनकी उपलब्धियों का बखान करते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन हम ये याद नहीं रखते कि जो खजाना वो अपने साथ वो बुजुर्ग ले गया है
वो खजाना हमें किसी भी अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी अन्य माध्यम पर नहीं मिलेगा। और अरविंद कुमार जी अपने आप में एक चलता फिरता संस्थान थे। कई पीढ़ियां उनको उनके संपर्क में आके, उनको पढ़ के, उनसे ज्ञान प्राप्त करके धन्य हुई हैं। हम अरविंद कुमार जी के बारे में ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। शायद ये उनके परिवार के लोग बहुत अच्छे ढंग से बता सकेंगे, लेकिन वो सारी उम्र जो हमको देते रहे हैं, जो हमको दे के गए हैं, हमें उसको संभाल के रखना है, सहेज के रखना है और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। वो एक ऐसे इंसान थे जो सबकी भलाई चाहता था, सबकी कुशल मंगल चाहता था। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन जो लोग मानते हैं, वो उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि हम में से किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। सामने जो है उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो जो सामने आपके होता है, ईश्वर की कौन है, ईश्वर की कल्पना क्या है? ईश्वर वो है जो सबकी कुशल मंगल चाहता है। ईश्वर वो है जो सबकी भलाई चाहता है। ईश्वर वो है जो सबको अपना संरक्षण प्रदान करता है, चाहे आप उसको ईश्वर के रूप में मानिए, चाहे आप उसको प्रकृति के रूप में मानिए, चाहे आप उसको अपनी नियति या डेस्टिनी के रूप में मानिए। अरविंद कुमार जी के अंदर एक ईश्वर का एक ऐसा ही अंश जरूर था जो सबकी भलाई चाहता था, सबकी कुशल मंगल चाहता था, सबका कल्याण चाहता था। ऐसे पुरखे अब दोबारा हमको नहीं मिलते। अफसोस की बात यह है कि हमारे बीच से ऐसे लोग जा रहे हैं और हम उनको जाते हुए देख रहे हैं। इस महामारी के काल में हम उनको नहीं रोक पा रहे हैं। ये एक अजीब सी बात है, लेकिन अरविंद कुमार जी ने जो काम किया है, वो उनका जो उनका कोश है, वो आने वाली कई पीढ़ियों को समृद्ध करेगा। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम उनके काम को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। अरविंद कुमार ने 10वीं का इम्तिहान देकर 15 साल की उम्र में दिल्ली प्रेस के छापे खाने में नौकरी शुरू की। प्रारंभ अक्षर बिठाने और प्रूफ रीडिंग से हुआ। कुछ सालों बाद एक दिन एक बड़ी गलती सुधारने पर मालिक संपादक ने उन्हें उप संपादक बना दिया। अरविंद कुमार जी एक संपादक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में और एक शब्दकार के रूप में, शब्दकोशकार के रूप में, उनका जो योगदान है इस देश को, दुनिया को, वह अविस्मरणीय है। मेरी उनसे मुलाकात कई बार हुई। शैलेंद्र सम्मान जब भी हम लोग करते थे तो अक्सर वो हमारे ख़ास मेहमान के तौर पर होते थे, क्योंकि वो शैलेंद्र जी के दोस्तों में थे। तो शैलेंद्र जी से जुड़े हुए बहुत संस्मरण सुनाते थे। और माधुरी पत्रिका को एक कलात्मक पत्रिका का दर्जा देना, ये उनके ही बूते की बात थी। उन्होंने माधुरी पत्रिका को एक साहित्यिक पत्रिका, एक सरोकार की पत्रिका और ग्लैमर से ज़्यादा उसमें गरिमा का रूप उन्होंने ज़्यादा प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया। और एक शब्दकोशकार के रूप में मैं उन्हें मानता हूँ कि वो शब्दों की गंगा के आधुनिक भगीरथ थे। मैं अरविंद कुमार जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उन जैसे शख्सियत को बहुत पहले ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि उनके निधन के बाद भी ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि उनको कम से कम पद्मश्री उनके इस शब्दकोशकार के योगदान के रूप में उनको अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दर्शकों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर ऐसी ही एक पहल के साथ, ऐसी ही एक संगोष्ठी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए पिक्चर प्लस के और भी बहुत सारे वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।